हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है फ्रेंड्स। किसी भी एग्ज़ाम में आप पढ़ेंगे क्योंकि इसमें भारत का इतिहास दे रखा है हर्ष काल का। तो चैनल अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप जितना शेयर करेंगे मुझे उतना उत्साह मिलेगा, खुशी मिलेगी और मैं उतना ज़्यादा प्रयास करूँगा और अच्छा वीडियो बनाने का और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने का। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक में वो पार्ट आप मत पढ़िए, जो मैंने बताया वो अच्छे से आप याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में इसके बाहर से नहीं आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का 18वां पाठ, हर्ष और उसके बाद का भारत। ठीक है फ्रेंड्स, इस पूरे जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ये हर्षकालीन भारत हम पढ़ेंगे इस पे। और आप स्क्रीनशॉट लेकर के, ये पूरे नोट्स हैं, ये आप तैयार भी कर सकते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, बात करते हैं थानेश्वर से शुरुआत होती है हर्ष के साम्राज्य या वंश की। इसके वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं कि इसका जो संस्थापक था दोस्तों वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यवर्धन शासक बना लेकिन उसको गौड़ नरेश शशांक ने मार दिया। ये आपके पाठ में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। बंगाल का जो शासक था गौड़ शासक, उसने इसे मार दिया। और राज्यश्री का भी राज्य हथिया लिया और राज्यश्री मरने वाली थी, तभी हर्ष ने पहुंच के उसे बचाया। और हर्ष के सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी, इसलिए उसने न केवल अपनी बहन को बचाया बल्कि अपने भाई का बदला भी लिया और गुप्त काल के बाद में सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य भी स्थापित किया। ठीक है फ्रेंड्स, हर्ष का शासन शुरू होता है दोस्तों 606 ईस्वी से। कन्नौज को जीत करके इसने इसे अपनी राजधानी बनाया। इसने कुछ राज्य भी जीते, बंगाल, पंजाब, चालुक्य और वल्लभी आदि को। सबसे पहले जो हर्ष है ये उपासना करता था सूर्य और शिव की। याद रखना फ्रेंड्स, पहले ये सूर्य और शिव का उपासक था, लेकिन बाद में इस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ और ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ये बौद्ध बना। और यह 2 सभाएं करवाता था दोस्तों। कन्नौज में तो ये धर्म सभा करवाता था और प्रयाग में महामोक्ष परिषद। यहाँ बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, कन्नौज का जो सम्मेलन है ये जो किया गया, इसकी अध्यक्षता की ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग जो कि बहुत प्रसिद्ध यात्री है चीन का, जो कि हर्ष के समय भारत आया। इसको याद भी करना बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, कैसे है से ही हर्ष और है से ही ह्वेनसांग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर्ष किसके समय, ह्वेनसांग किसके समय आया, हर्ष के समय। तो जैसे ही आया तो इसके सम्मान में जो कन्नौज में सभा रखी गई, धर्म सभा, उसका अध्यक्ष किसे बना दिया गया, ह्वेनसांग को। इस प्रकार से अगर परीक्षा में आए कि कन्नौज सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। एक और प्रश्न यहाँ तैयार होता है दोस्तों कि यह जो सभा है ये 23 दिन चली। अब बात करते हैं प्रयाग की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। प्रयाग में उसने महामोक्ष परिषद का आयोजन किया और अपनी सारी संपत्ति को दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी दान कर दिए और वस्त्र अपनी बहन से उधार लिए। इस प्रकार सब कुछ दान किया। तो इसको याद कैसे करेंगे हम दोस्तों, इसको याद करेंगे 5 5 6 6। बहुत सिंपल है। प से प्रयाग और प से 5 मतलब 5वें वर्ष, 6 से हो गया 643 में, और 6ठी महामोक्ष परिषद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आता है फ्रेंड्स। तो 5 5 6 6, प से प्रयाग, प से 5, 643 में, और 6ठी ही यह महामोक्ष परिषद आयोजित की गई। इसके बाद इसके कुछ सिक्के मिले हैं दोस्तों, उस पर हर्षदेव लिखा है और एक तरफ घुड़सवार का चित्र है। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि हर्षचरित एक पुस्तक है जिसके जो लेखक है वो बाण भट्ट हैं। उन्होंने भी हर्ष को हर्षदेव कहा है। तो इससे पुष्टि होती है कि यह सिक्का जो है ये हर्ष का ही है। इसके अलावा एक नालंदा से मुहर मिली है जिसमें हर्ष को महाराजा धीराज कहा है। और जैसे कि आपको पता है गुप्त काल में भी ये उपाधि ली जाती थी शासकों के द्वारा, प्रसिद्ध जो शासक हैं, महान शासक है उनके द्वारा। तो महाराजा धीराज की उपाधि कहाँ से, किस मुहर से मिली है, नालंदा से प्राप्त मुहर से। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न है एक और, कि हर्ष ने 3 पुस्तकें लिखी दोस्तों, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंद और
प्रियदर्शिका, इसकी 3 रचनाएं हैं हर्ष की। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। हर्ष को नाग का रत्न प्रिय था, बहुत सिंपल है। हर्ष को नाग का रत्न बहुत प्रिय था। हो सकता है परीक्षा में आपके ये प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है, और ऑप्शन आ जाए रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, और एक आ जाए हर्षचरित। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों हर्षचरित, क्योंकि हर्षचरित रचना हर्ष की नहीं है। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है। हर्षचरित जो रचना है ये किसकी है दोस्तों, बाण भट्ट की। तो बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित और कादम्बरी, ये भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ये अक्षर से इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, बाण और कादम्बरी, ब और ब, बाण भट्ट और कादम्बरी, और हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं। इसके अलावा एक और यहाँ उल्लेख दिया गया है जयदेव। जयदेव की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, बंगाल का था ये। तो जयदेव की जो प्रसिद्ध रचना है वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद में जयदेव ने क्या कहा है दोस्तों, कि जो हर्ष है ये कालिदास और व्यास के भांति महान कवि था। तो याद रखेंगे आप, परीक्षा में प्रश्न ऐसे आ सकता है कि किस महान लेखक ने, या ऐसे आ सकता है कि गीत गोविंद के लेखक ने किस महान शासक को कालिदास और व्यास के समकक्ष बताया है। तो आपका उत्तर होगा हर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हर्ष का प्रशासन, उस समय जितने भी राजा हुए थे दोस्तों, वह प्रशासन की धुरी होता था। राजा के पास सारे पावर होते थे, सर्वाधिकार सुरक्षित राजा का शासन था। लेकिन व्यवहार में निरंकुशता नहीं थी। जो गांव थे उनको पूरी आज़ादी थी, स्वायत्तता थी। यहाँ ये लाइन आपको समझनी है। देखिए, सबसे छोटी इकाई से शुरू करें। सबसे छोटी इकाई हर शासन में गांव के बाद विषय, फिर भुक्ति, फिर प्रांत और फिर साम्राज्य। दोस्तों 2 शब्द हैं, आपको परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल याद करने हैं, आ सकते हैं। एक तो विषय और एक भुक्ति। ग्राम से बड़ी इकाई विषय, तो आप आज से आप याद कीजिए कि आपके ज़िले का नाम क्या है दोस्तों, विषय। ठीक है, और आपके संभाग का नाम क्या है, भुक्ति। इस प्रकार से विषय तो जिले को कहते थे, भुक्ति जैसे आज संभाग है वैसे। उसके बाद प्रांत का मतलब राज्य होता है, और साम्राज्य का मतलब देश स्थायी। तो आपको 2 ही शब्द अच्छे से याद करने हैं, विषय और भुक्ति, विषय और भुक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कर। ये 3 कर बहुत महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से आप देख लीजिए। भाग, हिरण्य और बलि। भाग जो है ये कृषि पर आधारित कर होता था, जो कि सबको देना होता था। हिरण्य, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। हिरण्य नगद कर होता था, जो नकदी में दिया जाता था वो हिरण्य। और बलि क्या होता था, जो अतिरिक्त कर किसी कारण विशेष से लगाया जाता था, वो होता था बलि। तो आप याद रखना फ्रेंड्स, हर्ष काल में 3 कर प्रमुख रूप से लिए जाते थे, भाग, हिरण्य और बलि। भाग सामान्य जो कर था वो था, हिरण्य नकदी कर था, और बलि अतिरिक्त कर था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नालंदा की। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय बहुत प्रसिद्ध था, और वहाँ पर 3 पुस्तकालयों के नाम आते हैं, और ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। तो सागर, दधी और रंजक, सागर, दधी और रंजक, ये याद कर लीजिए। सब में रत्न ऐड कर दीजिए, रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। ये 3 जो पुस्तकालय हैं इनका उल्लेख है। तो ये कहाँ पाए गए हैं दोस्तों, ये पाए गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों इस प्रकार से हर्ष का जो पूरा जो पाठ में दिया गया मटेरियल, उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहाँ कवर किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे तैयारी में। और दोस्तों आप अपना जो पूरा ध्यान है वो अपनी तैयारी में लगाएं, और जो 7th की बुक है ये आप मेरे भरोसे छोड़ दें। निश्चित रूप से जितने भी क्वेश्चन है वो मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें